दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम जेपीएससी प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। दोस्तों तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार। क्या होता है? परिवार अर्थ होता है मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? दोस्तों तो पटना काउंसिल के प्रति ये उत्तरदायी हो गए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। दोस्तों पहला, यह गांव का प्रधान होता है, तो दोस्तों ये कथन सत्य है। अगला, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, तो दोस्तों ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, तो हमारा ये भी सत्य है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों किसे जो है उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो लासेर टंगास को उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुंडामान की शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? मुंडामान की शासन व्यवस्था में पट्टी का जो निर्माण है वो कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर जो है पट्टी का निर्माण करते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है? दोस्तों तो ये कौन है? ये है करटाहा। कौन है? करटाहा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है कौन? तो यह है टंडा। कौन है? टंडा ही बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बैंगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीण तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक को क्या कहते हैं? दोस्तों तो इन्हें चरीदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरीदार कहा जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आज से 3000 वर्ष पूर्व सदान समाज के लोग किस धर्म को मानते थे? आज से 3000 वर्ष पूर्व सदान समाज के लोग जो है ये किस धर्म को मानते थे? दोस्तों तो ये जैन धर्म को मानते थे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बुद्धू भगत का चोरिया के जमींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? दोस्तों बुद्धू भगत का चोरिया के जमींदार परिवार के भुनु सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? दोस्तों तो जनेऊ धारण के बात को लेकर ही इनमें जो है मतभेद हुआ था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? दोस्तों तो जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। क्या कारण था? ब्रेन हेमरेज ही जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण था। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो ये 1919 ईस्वी में ही पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि टाना भगत ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया था? टाना भगत ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया था? दोस्तों तो 1921 ईस्वी में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। अगला सवाल, स्वराज पार्टी में निम्न में से किस क्षेत्र का कार्यभार विनोदानंद झा को सौंपा गया था? दोस्तों स्वराज पार्टी में निम्न में से किस क्षेत्र का कार्यभार जो है विनोदानंद झा को सौंपा गया था? दोस्तों तो संथाल परगना का। ठीक है, संथाल परगना का कार्यभार जो है विनोदानंद झा को सौंपा गया था। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बार सिद्दीकी ने अपनी अलग श्रम संगठन स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? दोस्तों तो ये कब? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में ही प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संगठन संघ स्थापित किया जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा। अगला सवाल है कि सौरैया पहाड़ियों की भाषा क्या कहलाती है? दोस्तों तो कहलाती है मालतो। क्या कहलाती है? मालतो। अगला सवाल, संथाली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? दोस्तों तो 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाली जनजाति में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि घूमकुरिया नामक संस्था में जोक एडप्पा के मुखिया को क्या कहा जाता है? घूमकुरिया नामक संस्था में जोक एडप्पा के मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें धांगड़ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? धांगड़। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खोंड जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है?
खोट जनजाति जो है झारखंड के किस क्षेत्र में जो है प्रमुखता से पाई जाती है दोस्तों? तो ये संथाल परगना में ही खोंड जनजाति झारखंड के जो है इसी क्षेत्र में प्रमुखता से पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? रांची नगर निगम की स्थापना जो है ये कब हुई थी दोस्तों? तो 15 सितंबर 1979 को जो है रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंगो कहा जाता है? निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंगो कहा जाता है दोस्तों? तो जदुर नृत्य को जो है नीर सुसंगो कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अंगनई क्या है? अंगनई क्या है दोस्तों? तो ये गीत है, ये एक प्रकार का गीत है अंगनई। अगला सवाल कहता है कि किस बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है? किस बांस से जो है सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है? तो दोस्तों डोंगी बांस से जो है सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? टांगीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये मझगांव गुमला जिले में, मझगांव गुमला जिले में ही टांगीनाथ मंदिर है। अगला सवाल, असुर जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? असुर जनजाति जो है ये कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? तो ये असुरी बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये असुरी बोलते हैं। अगला सवाल, झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबो महाविद्यालय की स्थापना की थी? झारखंड में उच्च शिक्षा में डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो इन्होंने जो है 1899 ईस्वी में स्थापना की थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों एसपीजी ब्लाइंड स्कूल अवस्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में ही है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये रांची में अवस्थित है। कहाँ पर? रांची में ही है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश मुंडारी टुडू कोठारी तैयार किया था दोस्तों? तो ये कौन है? तो ये हमारे डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। डॉक्टर मनम सिंह मुंडो ने ही मुंडारी टुडू कोठारी तैयार किया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक दोस्तों ये कौन है दोस्तों? तो ये है हमारे रणेंद्र ने ही गायब होता हुआ देश उपन्यास लिखा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोंचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोंचे कड़वा जो है नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है सोलेमान मुर्मुर। सोलेमान मुर्मुर ने ही कोंचे कड़वा नाटक की रचना की थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 1988 में बेल्जियम में FIEP और ब्रिटेन में ERP की एसोसिएशन AIP की एसोसिएशन निम्न में से किसे मिली थी दोस्तों? तो ये मिली थी सचिन दा को। किसे मिली थी? सचिन दा को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बुजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है दोस्तों? तो ये हमारे हरेन ठाकुर। कौन है? हरेन ठाकुर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खिलाड़ी है जिसका संबंध झारखंड राज्य से नहीं है दोस्तों? तो ये है हमारे अरुण मीना सिन्हा का संबंध जो है झारखंड राज्य से नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन ऐसा खिलाड़ी है जो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो उमेश यादव जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया था? झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक जो है ये किस खिलाड़ी ने हासिल किया था दोस्तों? तो किया था सोनम राजपूत ने। सोनम राजपूत ने ही झारखंड राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से प्रथम स्वर्ण पदक जो है इन्होंने हासिल किया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। कहाँ पे? रांची में ही है एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। अगला सवाल है कि नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? नरेंद्र सिंह जो है ये किस खेल के प्रशिक्षक है दोस्तों? तो ये हॉकी खेल के प्रशिक्षक हैं नरेंद्र सिंह। अगला सवाल, छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर को जत्था तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे दोस्तों? तो इस सेटलमेंट में कुल 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 16 लाख।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। तो धारा 21 में भी किया गया, धारा 49 के 1 एवं 49 के 2 में भी किया गया है, धारा 71 की को के परंतुक 1 में संशोधन एवं परंतुक 11 स्पष्टीकरण 1 सहित एवं काव्य लल्लोपन। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सीएनटी एक्ट से संबंधित जो है ये कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो यह कानून प्रभावित की खोई हुई आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्रदान करती है। तुम्हारा यही कथन जो है सत्य हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, 1908 की धारा कितने के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है दोस्तों। तो कहा जाता है कि किस धारा के तहत जो है 1908 की किस धारा के तहत जो है राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है दोस्तों। ये 63 का को के तहत, 1908 की धारा 63 का को के तहत। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कि कृषि वर्ष के अंत में किया जाता है, कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम में दिन किया जाता है, या मासिक आधार पर किया जाता है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, उनके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, उनके लिए निम्न में से कौन से नियम जो है ये पूर्व से ही बने हैं दोस्तों। तो दोनों ही नियम, ठीक है, कौन से, संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम, एक मिनट, दोनों ही नियम कौन कौन से, संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1879 और संथाल परगना लगान विनियमन 1876। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस विनियम के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारित होता है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा संथाल परगना लगान विनियम 1876 के तहत, ठीक है। निम्न में से किस विनियम के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारित होता है। तो संथाल परगना लगान विनियम 1876 के अंतर्गत। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। तो किस धारा में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, तो धारा 13 में, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से जो है धारा 13 में ही संशोधन प्रस्तावित की गई है। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रैयत के वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है ये रैयत के वर्ग नहीं है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा गैर झारखंडी होने पर जो है रैयत के वर्ग नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है दोस्तों। तो पट्टे के जरिए जो है ये धारा 28 के अंतर्गत कहा जाता है। धारा 28 में बंजर भूमि व विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है। अगला सवाल, 1869 में रांची के आसपास कितने गांवों में भुयरी सर्वे किया गया था, ठीक है। भुयरी सर्वे 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भुयरी सर्वे किया गया था दोस्तों। तो इनमें जो है 2482 गांव में, ठीक है, 2482 गांव में जो है भुयरी सर्वे किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मुंडारी खुटकटी व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहयोग के लिए कौन होता था। मुंडारी खुटकटी व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहयोग के लिए कौन होता था दोस्तों। तो कौन होता था, ठाकुर होते थे। कौन होते थे, ठाकुर ही मुंडारी खुटकटी व्यवस्था में पढ़ा राजा के सहयोग के लिए होते थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है दोस्तों। तो यह जो है नवादा को स्पर्श करता है कोडरमा। अगला सवाल है, कहता है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है दोस्तों। पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये किस पठार का हिस्सा है दोस्तों। तो ये गिरिडीह का पठार का हिस्सा है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। तो चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश जो है ये प्रायः कब होता है दोस्तों। तो ये 10 जून को होता है, ठीक है। 10 जून को ही झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी है, सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। अगला सवाल, पंचेंत बांध 1959 में किस नदी पर बनाया गया, ठीक है। पंचेंत बांध जो है 1959 ईस्वी में किस नदी पर दोस्तों बनाया गया दोस्तों। तो ये जो है दामोदर व बराकर के संगम पर पंचेंत बांध 1959 ईस्वी में बनाया गया।
अगला सवाल है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? पंचघाघ जलप्रपात जो है ये दोस्तों किस जिले में है? तो ये खूंटी जिले में है पंचघाघ जलप्रपात। अगला सवाल है दोस्तों, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड के किस जिले में सबसे कम है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है ये क्या बोलते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम है दोस्तों? तो ये कोडरमा में जो है सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है झारखंड के कोडरमा जिले में जो है सबसे कम है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? आलू के उत्पादन में जो है झारखंड का कौन सा जिला जो है ये अग्रणी है दोस्तों? तो हजारीबाग। कौन सा जिला? हजारीबाग ही अग्रणी है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह में होता है? झारखंड में तांबा उत्पादन जो है ये किस क्रम के सेल समूहों में होता है दोस्तों? तो ये आपका कुडप्पा क्रम के सेल समूहों में ही तांबा उत्पादन होता है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान जो है किस राज्य का है? वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान जो है ये किस राज्य का है दोस्तों? तो ये आपका झारखंड का ही है। अगला सवाल कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन जो है किस वर्ष से आरंभ हुआ था दोस्तों? बोकारो इस्पात संयंत्र में जो है उत्पादन जो है ये किस वर्ष से आरंभ हुआ था दोस्तों? तो 1972 ईस्वी से। ठीक है, हमारा जवाब हो जाएगा 1972। अगला सवाल कहता है कि रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों? तो ये आपके रूस देश के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन है दोस्तों? तो झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है रांची। कौन है? रांची ही झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है। अगला सवाल है कि भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा उत्पादन किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन जो है क्षेत्र है ये कहाँ है दोस्तों? झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन जो क्षेत्र है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है पलामू। अगला सवाल, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र है दोस्तों? तो इनमें 27 सूत्र हैं। झारखंड विजन 2010 में 27 सूत्र हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, ठीक है, विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, ठीक है, विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है दोस्तों। तो इन्होंने 70% जो है विद्युतीकरण 2017 तक लक्ष्य रखा है। अगला सवाल, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवार से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकार कर किस भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है? तो दोस्तों ये 1/3 भाग जो है प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। अगला सवाल, प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इन्हें 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणियों में? 10 श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में अब तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से नहीं बन पाने का कारण क्या है? तो इनका कारण ये भी है वर्गीय सोच, एक पक्षीय निर्णय भी, और नेताओं में व्यवहारिक अनुभव की भारी। तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा दोस्तों? तो खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा भत्ता ही इन्हें दिया जाएगा। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में कितने दिनों में नागरिक को सूचना मिलेगी? प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि में, ठीक है, तिथि के संबंध में कितने दिनों के अंदर जो है, कितने दिनों में नागरिक को सूचना मिलेगी दोस्तों? तो ये 7 दिन से पहले नागरिक को सूचना दे दी जाएगी।
अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है दोस्तों? तो ये आपका 204, ठीक है, 204 बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है दोस्तों? तो यह है सुमित्रा कुमारी एवं शमा खातून। अगला सवाल, मुख्यमंत्री जनवन योजना की घोषणा कब हुई थी? मुख्यमंत्री जनवन योजना की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर को ही मुख्यमंत्री जनवन योजना की घोषणा हुई थी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन दो कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो दोस्तों ये IRCTC तथा JTDCL के बीच जो है करार हुआ है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी? मुद्रा योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी दोस्तों? तो इन्होंने दुमका से करी थी। अगला सवाल है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। झारखंड का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? तो ये है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है ये। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर अवस्थित है? गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है ये किस जिले की सीमा पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये कोडरमा जिले की सीमा पर अवस्थित है गौतम बुद्ध अभयारण्य। अगला सवाल, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में। अगला सवाल, पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ अभयारण्य जो है ये गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह जिले में ही है पारसनाथ अभयारण्य। अगला सवाल है, विश्व जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए थे? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद ही विश्व जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए थे। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरीकरण में बढ़ोतरी होती जा रही है। सर्वाधिक बढ़ोतरी किस शहर में हुई है दोस्तों? तो ये आपके धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है दोस्तों? तो ये आपका सभी में, रांची जमशेदपुर में भी, बोकारो धनबाद में भी, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र में भी। हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC किस वर्ष अधिसूचित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कहता है कि झारखंड में स्थानीय उद्योग की स्थापना के लिए भूमि बैंक की स्थापना की गई है। सही है। अगला क्या कहता है, बिहार इस्पांजर आयरन संयंत्र चांडिल में अवस्थित है। ये भी सही। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। अगला सवाल है, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? 2012 ईस्वी में झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की मंजूरी प्रदान की गई है? कहता है कि निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों? तो सभी में ही, सभी जिले, उपरोक्त सभी में ही। ठीक है, रांची में भी, धनबाद में भी और पाकुड़ में भी। हमारा अगला सवाल, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? भूकंप जोन 3 के तहत जो झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो 15 जिले आते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है?
झारखंड राज्य का कौन सा भाग जो है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उत्तर पूर्वी झारखंड जो है, ठीक है, ये बाढ़ से ज़्यादा ही प्रभावित है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष दोस्तों ये कौन होता है? तो ये होता है झारखंड के मुख्य सचिव ही जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है झारखंड के मुख्य सचिव। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय जो है कारगर सिद्ध होंगे? दोस्तों तो सबसे पहली बात कि वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, दूसरी वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, तीसरा बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष दोस्तों ये कौन होता है? तो ये होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री ही झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष पदेन होते हैं। अगला सवाल, झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? दोस्तों तो ये हमारे पूनम महतो ही झारखंड में आयुष्मान योजना का लाभ लाने वाली प्रथम लाभुक है। अगला सवाल, बजट 2019 से 20 के अनुसार राज्य में जनरल बजट के रूप में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? दोस्तों तो इनमें जो है 8,898.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल, झारखंड की कितनी जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है? झारखंड की कितनी जनसंख्या का जो है क्या बोलते हैं आजीविका जो है ये कृषि पर निर्भर है? दोस्तों तो ये लगभग 28 लाख जनसंख्या की आजीविका जो है ये कृषि पर निर्भर है। अगला सवाल है कि देश का पहला खादी माल झारखंड के किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का पहला खादी माल जो है ये झारखंड के किस शहर में बनाया जा रहा है? दोस्तों तो ये रांची में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? रांची में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा कुल कितने अटल क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है? झारखंड सरकार द्वारा कुल कितने जो है अटल क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लगभग 100 कितने 100 क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड निर्माण या कर्मकार मृत्यु दुर्घटना योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? दोस्तों झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु या दुर्घटना योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की सहायता जो है ये प्रदान की जाएगी? तो 5 लाख। अधिकतम कितने? 5 लाख रुपए का। अगला और आखिरी सवाल है दोस्तों, हमारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से आप बताएं कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है? दोस्तों सबसे पहली बात, 17वें लोकसभा में शिबू सोरेन दुमका सीट से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में 22 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। फिर है कि झारखंड राज्य में 45.43% विधायक करोड़पति हैं। अगला है कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 12 है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा डी।